एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कृपया हमें मुंह खोलने के लिए ना कहें, नहीं तो हमें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के बारे में कुछ कठोर टिप्पणियां करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दुर्भाग्य से मुझे महाराष्ट्र का कुछ अनुभव है। अब आप देश भर में इस हिंसा को जारी ना रखें। राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ी जाए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। सियासी मामले में ईडी को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? ये कठोर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी के लिए की गई है। सीजेआई जस्टिस गवई ईडी के खिलाफ और भी कठोर टिप्पणी करना चाहते थे, लेकिन एएसजी राजू की तरफ से सफाई पेश की गई और इस सफाई के बाद सीजीआई ने कहा कि हम कुछ और कठोर टिप्पणियां करना चाहते थे, जिससे बचाने के लिए हमें अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का धन्यवाद करना चाहिए। तो आखिर क्यों ईडी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट और क्यों कर्नाटक के मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई की टिप्पणी में आया महाराष्ट्र का जिक्र? आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मामला कर्नाटक का था, बात कर्नाटक की चल रही थी और जिक्र हुआ महाराष्ट्र का। इसलिए हम आपको दोनों ही मामलों के बारे में बताएंगे कि आखिर दोनों का कनेक्शन क्या है, कनेक्शन है भी या नहीं है। ये पूरी जानकारी हम आपको यहां देने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही मामलों में ईडी की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले बात कर्नाटक की ही करते हैं, क्योंकि इसी मामले में सुनवाई चल रही थी। क्योंकि सीजीआई वीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने ये टिप्पणी इसी मामले में की है। दरअसल ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, उनकी पत्नी बीएम पार्वती को मूडा केस में एक समन भेजा था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मार्च में यह समन रद्द कर दिया था, लेकिन ईडी नहीं मानी और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिर में ईडी को फटकार ही लगाई और फटकार लगाते हुए उसकी अपील वहां भी खारिज कर दी। मामला मैसूर अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड यानी मूडा से जुड़ा है। तो अब आपको पूरा मामला बता देते हैं कि आखिर किस मामले में ईडी इतनी सक्रिय दिखाई दे रही है और अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी उसकी याचिका खारिज हो चुकी है। तो मामला है साल 1992 का, जिसमें अर्बन डेवलपमेंट संस्थान मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रिहायशी इलाके विकसित करने के लिए किसानों से जमीन ली थी। इसके बदले मूडा की इंसेंटिव 50-50 स्कीम के तहत जमीन मालिकों को विकसित भूमि में 50% साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई। अब ईडी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सिद्धारमैया की जो पत्नी है, उनको मूडा की ओर से मुआवजे के तौर पर जो विजयनगर के प्लॉट मिले हैं, उसकी कीमत कसारे गांव की उनकी जमीन से बहुत ज्यादा है। सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने साल 2004 में डिनोटिफाई 3 एकड़ जमीन खरीदी थी और इस समय सिद्धारमैया कर्नाटक के डिप्टी सीएम थे। 2010 में मल्लिकार्जुन ने यह जमीन अपनी बहन पार्वती को गिफ्ट में दे दी। 2014 में पार्वती को पता चला कि जमीन पर लेआउट विकसित हो चुका है और वो मुआवजे के लिए कोर्ट पहुंच गई। अब ईडी का आरोप है कि 3 एकड़ जो जमीन है उस पर सीएम की पत्नी पार्वती का अधिकार ही नहीं है, उन्होंने इसके लिए फर्जी दस्तावेज लगाए हैं। अब ये पूरा मामला तो हमने समझ लिया। अब इस मामले में सबसे बड़ी बात तो ये है कि मामला है 2010 का। इस दौरान लंबे समय तक राज्य में बीजेपी की भी सरकार रही है और 11 साल से केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन ईडी की सक्रियता तभी दिखाई दे रही है जब बिहार में आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। वैसे भी जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो उस राज्य की मजबूत विपक्षी सियासी पार्टी के खिलाफ अचानक ही पूरे देश में केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी शुरू हो जाती है, यानी केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्टिव करती जाती हैं। ईडी की तरफ से विपक्षी दलों के नेताओं को ही निशाने पर लिया जाता है और ये कोई सियासी आरोप नहीं है, बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट भी पहले भी ईडी के खिलाफ इसे लेकर बेहद कठोर टिप्पणियां कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट इशारों में ये बात बता चुका है कि जो कुछ भी चल रहा है केंद्रीय जांच एजेंसियों के सहारे, उस पर सुप्रीम कोर्ट की नजर बनी हुई है और इसका कारण भी है ईडी के कामकाज का तरीका। अब नजर डालते हैं ईडी के पिछले 10 सालों में क्रियाकलापों पर। तो आपको बता दें कि पिछले 10 वर्षों में ईडी की तरफ से 5297 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से केवल 43 मामलों में ट्रायल पूरा हुआ है। इन 43 मामलों में से 40 मामले ऐसे हैं जिसमें दोष सिद्धि हुई और 3 मामलों में आरोपी बरी हो गए, जिससे दोष सिद्धि दर 93% दिखती है। लेकिन कुल मामलों की तुलना में दोष सिद्धि दर बहुत कम है। पिछले 17 वर्षों में ईडी ने 5422 मामलों में चार्जशीट दाखिल की, लेकिन केवल 23 मामलों में दोष सिद्धि मिली, जिससे कुल दोष सिद्धि दर 0.5% है। 99% से ज्यादा मामले अब भी ट्रायल के दौरान है, यानी अदालतों में लंबित पड़े हुए हैं। अदालतों में अक्सर चार्जशीट की वैधता, जांच की निष्पक्षता और राजनीतिक दुरुपयोग के आरोपों पर बहस होती रहती है। यानी ईडी के काम को देखें तो लगता है कि उसकी कोशिश होती है सिर्फ और सिर्फ केस दर्ज करना, गिरफ्तारी करना और जिसे गिरफ्तार किया है उसे लंबे समय तक जेल में ही बनाए रखना, यानी बाहर ना जाने देना।
अब ईडी पर आरोप ये भी लगते हैं कि जब भी कोई नेता विपक्ष में होता है तो उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई तेजी से चलती है, छापे भी पड़ते हैं और गिरफ्तारी की तैयारी भी शुरू होती है और कई मामलों में तो गिरफ्तारी हो भी जाती है। लेकिन जैसे ही वो नेता बीजेपी में या फिर बीजेपी की किसी सहयोगी पार्टी में शामिल हो जाता है तो ईडी की जांच ढीली पड़ जाती है और अगर नेता गिरफ्तार हो गया है तो उसे जमानत भी जल्दी मिल जाती है, क्योंकि ईडी की तरफ से अदालत में जमानत का विरोध ही नहीं किया जाता है। और अब इसी तरह कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और ईडी पर यह आरोप है कि कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है, जिसके चलते ईडी को अब सक्रिय किया गया है। तो सीजीआई ने इस मामले में महाराष्ट्र का भी जिक्र कर दिया। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आखिर महाराष्ट्र का जिक्र क्यों हुआ? क्या महाराष्ट्र में भी ईडी ने कुछ ऐसा ही किया था? तो आपको याद होगा कि 3 साल पहले शिवसेना में बगावत हुई थी। एकनाथ शिंदे करीब 40 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे के खिलाफ मैदान में कूद पड़े थे, जिसके बाद यह खबर आने लगी थी कि एकनाथ शिंदे पर ईडी ने शिकंजा कस दिया था। उनके पास बीजेपी के साथ गठबंधन करने और अपनी सियासत को जारी रखने या फिर शिवसेना के साथ बने रहने और ईडी की गिरफ्तारी का सामना करने में से सिर्फ एक ही विकल्प चुनने का रास्ता था। अगर ईडी गिरफ्तार करती तो शिंदे का मंत्री पद भी चला जाता, साथ ही सियासी करियर भी अंधेरे में डूब सकता था। जिस समय शिंदे ने बगावत की थी उस समय वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हुआ करते थे और उद्धव ठाकरे ने अपनी सरकार में उन्हें शहरी विकास मंत्रालय सौंपा था, जबकि इससे पहले आमतौर पर यह विभाग हमेशा मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते थे, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना दोनों की सियासत में हमेशा से रियल एस्टेट और बिल्डर लॉबी का दबदबा माना गया है। शिंदे के साथ जो विधायक गए थे उनमें से ज्यादातर ईडी के रडार पर थे। ईडी का दोष सिद्धि के मामले में रिकॉर्ड भले ही बेहद खराब रहा हो, लेकिन पीएमएलए कानून के तहत गिरफ्तारी के उसके अधिकार का खौफ सभी में दिखाई देता है, खास तौर पर सियासी दल से जुड़े नेताओं को, क्योंकि भ्रष्टाचार का दाग किसी का भी सियासी करियर तबाह कर सकता है। तो उद्धव गुट की तरफ से यह कहा गया था कि पूर्व कांग्रेस नेता हर्षवर्धन पाटिल से जब सवाल किया गया कि बीजेपी में शामिल होने से उन्हें क्या हासिल हुआ, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा था कि कम से कम मुझे रात में ईडी या दूसरी एजेंसियों के दरवाजे खटखटाने के डर के बिना चैन की नींद तो आती है। तो ईडी के उत्पीड़न से तंग आकर शिवसेना के बागी शांति की तलाश में थे। भले ही वो बाद में अधिकांश बागी चुनाव हार गए हों, लेकिन जेल जाने से जरूर वो बच गए और इस तरह के दावे लगातार विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं। यही नहीं, इंडिया गठबंधन तो यह भी दावा करता है कि अगर शिंदे ने शिवसेना नहीं तोड़ी होती और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार नहीं बनवाई होती तो आज भी महाराष्ट्र में चुनाव होते और महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती, क्योंकि एमबीए की सरकार को लेकर जनता में किसी भी तरह का विरोध दिखाई ही नहीं दिया था। 2025 में एनडीए की जीत के पीछे का कारण जनता का वोट था या फिर वोटिंग लिस्ट, इस पर अभी तक सवाल बने हुए, क्योंकि कांग्रेस और उसके जो सहयोगी हैं यानी पूरा एमबीए है वो आज तक महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को स्वीकार ही नहीं कर पाया है। ऐसे में जब ईडी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी उस दौरान सीजीआई का यह कहना कि दुर्भाग्य से मुझे महाराष्ट्र का कुछ अनुभव है बहुत कुछ संकेत दे रहा है। इससे साफ है कि जस्टिस गवई ने एक बार फिर ये इशारा दे दिया है कि बीजेपी या केंद्र की मोदी सरकार जांच एजेंसियों के सहारे से जो अपनी मनमानी कर रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने की जो कोशिश कर रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की नजर बनी हुई है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।